हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए यूपीएससी सी सेट यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। हम लोग यहां पर सी सेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इसी क्रम में आज आपका जो है सी सेट 2014 का पेपर है, तो आज इसका जो है पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। देखिए, आज आपका पैसेज 1 है, परिच्छेद 1। हाल के वर्षों में भारत न केवल खुद अपने अतीत की तुलना में बल्कि अन्य देशों की तुलना में भी तेजी से विकसित हुआ है, किंतु इसमें किसी आत्मसंतोष की गुंजाइश नहीं हो सकती, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इससे भी अधिक तीव्र विकास करना और इस समृद्धि के लाभों को अब तक जितना किया गया है उससे कहीं अधिक व्यापक रूप से अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाना संभव है। उन सूक्ष्म संरचनात्मक परिवर्तनों के प्रकारों के ब्यौरों में जाने से पहले, जिनकी हमें संकल्पना करने और फिर उन्हें कार्यान्वित करने की जरूरत है, समावेशी समृद्धि के विचार को विस्तार से देखना सार्थक होगा, जो कि इस सरकार की विभिन्न आर्थिक नीतियों और निर्णयों के पीछे एक निरूपक संकल्पना निर्मित करता है। समावेशी समृद्धि में रुचि रखने वाला राष्ट्र इसी समृद्धि को एक भिन्न रूप में देखता है, जो इस पर आधारित है कि क्या समृद्धि के लाभों को जनसंख्या के एक छोटे से हिस्से पर ही अंबार लगा दिया गया है, या इनमें सभी लोगों की व्यापक रूप से साझेदारी है। अगर समृद्धि के लाभों में व्यापक रूप से साझेदारी है तो यह खुशी की बात है, पर अगर समृद्धि के लाभ केवल एक हिस्से पर ही केंद्रित हैं तो नहीं। दूसरे शब्दों में, समृद्धि को अपने आप में एक साध्य की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। देखिए, साध्य का मतलब होता है अंतिम लक्ष्य, या फिर हम कह सकते हैं उद्देश्य, बल्कि इसे सभी तक संपन्नता पहुंचाने के एक साधन के रूप में देखा जाना चाहिए। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमें दिल्ली तक जाना है, और हम दिल्ली तक पहुंचने के लिए जिस साधन का इस्तेमाल करेंगे, यानी बस का इस्तेमाल करते हैं, ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं, या बाई प्लेन जाते हैं, तो वो हमारा साधन हो जाएगा। तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि जो समृद्धि है वो अपने आप में एक साध्य नहीं है, यानी अंत नहीं है, एंड नहीं है वो, बल्कि क्या है, एक साधन है, यानी लगातार उस पर हमें प्रयत्नरत रहना है। यहाँ पर ये बात यहाँ पर बताई गई है। भारत के स्वयं के अतीत के अनुभव तथा दूसरे राष्ट्रों के अनुभव भी यह सुझाते हैं कि समृद्धि गरीबी के उन्मूलन के लिए आवश्यक तो है, परंतु यह एक पर्याप्त शर्त नहीं है। दूसरे शब्दों में, समृद्धि को बढ़ाने की नीतियों को ऐसी और नीतियों में संपूरित किया जाना आवश्यक है जो यह सुनिश्चित करें कि अधिकाधिक लोग समृद्धि की प्रक्रिया में शामिल हों, और यह भी कि ऐसी क्रियाविधियां उपलब्ध हों जिनसे कुछ लाभ ऐसे लोगों में पुनर्वितरित किए जाएं जो बाजार प्रक्रिया में भागीदार होने में अक्षम हैं और इस कारण पीछे छूट जाते हैं। समावेशी समृद्धि के इस विचार को एक अधिक सुस्पष्ट रूप देने का एक सरल तरीका यह है कि किसी राष्ट्र की उन्नति को उसके सबसे गरीब हिस्से, यानी कि एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे जनसंख्या के सबसे निचले 20% की उन्नति के आधार पर मापा जाए। जनसंख्या के इस सबसे निचले 5वें हिस्से की प्रति व्यक्ति आय को मापा जा सकता है, और आय की वृद्धि दर की गणना भी की जा सकती है, और सबसे गरीब हिस्से से संबंधित इन मापकों के आधार पर हमारी आर्थिक सफलता आकलन किया जा सकता है। यह दृष्टि आकर्षक है क्योंकि यह समृद्धि की उस तरह उपेक्षा नहीं करती जैसा कि कुछ पहले के परंपरा विरुद्ध मानदंडों में की जाती थी। यह बस जनसंख्या के सबसे गरीब हिस्से की आय की वृद्धि को ही देखती है। यह इसे भी सुनिश्चित करती है कि ऐसे लोगों की भी उपेक्षा न हो जो इस निचले 5वें हिस्से से बाहर हैं। अगर ऐसा हो तो पूरी संभावना है कि वे लोग भी इस निचले 5वें हिस्से में आ जाएं, और इस प्रकार अपने आप ही हमारी इन नीतियों का सीधा लक्ष्य बन जाए। इस प्रकार यह सुझाए गए मानदंड समावेशी समृद्धि के विचार का सांख्यिकीय समाकलन है, जो परिणामतः 2 उप सिद्धांतों की ओर ले जाते हैं। यह इच्छा करना कि आवश्यक रूप से भारत ऊंची समृद्धि प्राप्त करने का प्रयास करें, और हम इसे सुनिश्चित करने के लिए कार्य करें कि समृद्धि में से सबसे गरीब हिस्से लाभान्वित हों। देखिए, यहाँ पर पूरा आर्थिक समृद्धि के बारे में बात की गई है कि आर्थिक समृद्धि का मतलब क्या होता है, इसका परिकलन हमें कैसे करना है, ये सब बात यहाँ पर कही गई है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, इस परिच्छेद में लेखक की दृष्टि का केंद्र बिंदु क्या है, यानी कि यहाँ पूरे परिच्छेद में जो लेखक की दृष्टि का केंद्र बिंदु है वो क्या है। पहला, भारत की न केवल इसके खुद के पूर्व के निष्पादन की तुलना में बल्कि अन्य राष्ट्रों की तुलना में भी आर्थिक समृद्धि की प्रशंसा करना। सेकंड, आर्थिक समृद्धि की आवश्यकता पर बल देना जो देश की संपन्नता की एकमात्र निर्धारक है। अगला है, उस समावेशी समृद्धि पर बल देना जिसमें जनसंख्या व्यापक रूप से समृद्धि के लाभों में सहभागी होती है। अगला है यहाँ पर उच्च समृद्धि पर बल देना। देखिए, यहाँ पर जो ये परिच्छेद है, तो परिच्छेद में लेखक की दृष्टि का केंद्र बिंदु जो है वो समावेशी समृद्धि और खासकर
सबसे गरीब लोगों की समृद्धि है। तो यहाँ पर आपका सी वाला आंसर सही हो जाएगा, यानी पहले का आंसर है आपका सी वाला। अगला है आपका, इस परिच्छेद में लेखक उन नीतियों का समर्थन करता है जो आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने में सहायक होंगी, आय के बेहतर वितरण में सहायक होंगी, चाहे वृद्धि दर कुछ भी हो, आर्थिक समृद्धि बढ़ाने और आर्थिक उपलब्धियों को उनमें पुनर्वितरित करने में सहायक होंगी जो पीछे छूट रहे हैं, समाज के सबसे गरीब हिस्सों के विकास पर बल देने में सहायक होंगी। देखिए यहाँ पर साफ साफ ये बात बोली गई है और आपने एंड के पैराग्राफ में ये बात यहाँ पर देखी भी थी, यानी खास करके यहाँ पर ये चीज़ें आपने देखी भी थी, यानी यहाँ पर साफ साफ कहा गया है समृद्धि से सबसे गरीब हिस्से लाभान्वित हों। ये बात हमने यहाँ पर अपने लक्ष्य में रखी भी है। तो यहाँ पर आपका जो कथन है वो सी वाला कथन सही हो जाएगा, यानी आप ये देखेंगे कि आर्थिक समृद्धि बढ़ाने और आर्थिक उपलब्धियों को उनमें पुनर्वितरित करने में सहायक होंगी जो पीछे छूट रहे हैं। तो यहाँ सेकंड का आंसर होगा आपका सी वाला। तीसरा है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पूछा गया है कौन सा कथन सही है। लेखक के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था विकसित हुई है किंतु यहाँ आत्मसंतोष के लिए कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि समृद्धि से गरीबी का उन्मूलन होता है, समृद्धि सभी की संपन्नता में परिणमित हुई है। देखिए यहाँ पर ना तो आपका पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। तो चलिए हम पहले आपका जो प्रथम पैराग्राफ यानी यहाँ से स्टार्टिंग होती है वो हम देख लेते हैं। यानी यहाँ पर एक कहा गया है कि हाल के वर्षों में भारत न केवल खुद अपने अतीत की तुलना में बल्कि अन्य देशों की तुलना में भी तेजी से विकसित हुआ है किंतु लेकिन इसमें किसी आत्मसंतोष की गुंजाइश नहीं हो सकती है। यहाँ पर कहा गया है फिर क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इससे भी अधिक तीव्र विकास करना और इस समृद्धि के लाभों को अब तक जितना किया गया है उससे कहीं अधिक व्यापक रूप से अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाना संभव है। ये बात यहाँ पर रखी गई है, यानी कि भारत के और अन्य राष्ट्रों के अनुभव से ये पता चलता है कि यहाँ पर जो गरीबी उन्मूलन है तो उनके लिए समृद्धि जरूरी तो है लेकिन यहाँ पर एक पर्याप्त शर्त नहीं है। तो यहाँ पर आपका ये वाला ऑप्शन जो है, थर्ड वाला ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर होगा डी वाला, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा। अगला परिच्छेद है आपका, सरकार के लिए राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों को प्राय सहमति और अनदेखी से नियंत्रित करना आसान है, इसलिए पहले कदम के रूप में वास्तव में यह करने की जरूरत है कि पेट्रोल के कीमत निर्धारण को एक पारदर्शी सूत्र द्वारा इस सूत्र पर आधारित किया जाए। यदि कच्चे तेल की कीमत x और विनिमय दर y हो तब हर महीने अथवा पखवाड़े पर सरकार पेट्रोल की अधिकतम कीमत की घोषणा करे तो उसे कोई भी व्यक्ति x और y के आधार पर परिकलित कर सकता है। यह सुनिश्चित करने हेतु नियम बनाया जाना चाहिए कि तेल का विपणन करने वाली कंपनियां सामान्य रूप से अपनी लागतें प्राप्त कर सकें। इसका तात्पर्य यह है कि यदि कोई कंपनी नव प्रवर्तनों से अपनी लागतों को कम कर ले तो वह और अधिक लाभ प्राप्त करेगी। नव प्रवर्तन का मतलब क्या है, कुछ नया कुछ कर ले एडवांस, तो उससे क्या होगा, उससे लागत कम हो जाएगी और उसको ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार इस प्रणाली के अंतर्गत व्यावसायिक प्रतिष्ठान नव प्रवर्तनों की ओर अधिक प्रवृत्त और दक्ष हो जाएंगे। एक बार नियम की घोषणा हो जाए तो सरकार की तरफ से फिर कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यदि कुछ समय के लिए ऐसा कर दिया जाए तो प्राइवेट कंपनियां इस बाजार में पुनः प्रवेश करेंगी और जब एक बार उनकी पर्याप्त संख्या बाजार में आ जाए तो हम नियम आधारित कीमत निर्धारण को हटा सकते हैं और इसे वास्तविक रूप में बाजार पर छोड़ा जा सकता है। यानी कहने का मतलब क्या है, अभी यहाँ पर जो पेट्रोल के दाम है बोले गए हैं सरकार तय करती है, लेकिन यहाँ पर अगर प्राइवेट कंपनियां लगातार आ जाएंगी तो क्या करेंगे, जो पेट्रोल के दाम होंगे सरकार तय न कर ये बाजार तय करेगा कि पेट्रोल के दाम क्या होना चाहिए। निश्चित रूप से सामान्य एंटी ट्रस्ट यानी न्यास विरोधी विनियमों व अन्य प्रतिस्पर्धी कानूनों के अधीन रहते हुए ये बात यहाँ पर बताई गई है। अब आपका चौथा प्रश्न है इसी परिच्छेद से है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। परिच्छेद के अनुसार कोई तेल कंपनी और अधिक लाभ कमा सकती है यदि पेट्रोल के कीमत निर्धारण हेतु एक पारदर्शी सूत्र प्रति पखवाड़े या माह घोषित किया जाए। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा पूछा गया है यहाँ से, इससे विक्रय को बढ़ाकर नव प्रवर्तनों के द्वारा लागतों में कमी करके इससे इक्विटी यानी इसके इक्विटी शेयरों को ऊंची कीमतों पर बेचकर, देखिए यहाँ पर आपने ये वाला जो पैराग्राफ देखा है ये वाला, तो यहाँ पर ये बात साफ साफ कही गई है कि यदि कोई कंपनी नव प्रवर्तनों से अपनी लागतों को कम कर ले, यानी अपनी जो लागतें हैं नए प्रवर्तन करके अपनी लागतों को कम कर लेती है तो वो बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त करेगी। तो यहाँ पर आपका केवल सेकंड और थर्ड आएगा, पहला चौथा नहीं आएगा। तो आंसर होगा यहाँ पर आपका चौथे का बी, यानी 2 और 3। पांचवा प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिच्छेद के अनुसार प्राइवेट तेल कंपनियां तेल उत्पादन के बाजार में पुनः प्रवेश करती हैं यदि, ये कब करेंगी प्रवेश,
एक पारदर्शी नियम आधारित पेट्रोल का कीमत निर्धारण अस्तित्व में हो, तेल उत्पादन के बाजार में सरकार का कोई हस्तक्षेप ना हो, सरकार द्वारा उपदान दिए जाते हों, एंटी ट्रस्ट यानी न्यास विरोधी के विनियमों को हटा दिया गया हो। देखिए यहाँ पर आपका केवल और केवल जो सही है वो है आपका पहला और दूसरा। यानी यहाँ पर पहली बात यह है एक पारदर्शी नियम आधारित पेट्रोल का कीमत निर्धारण अस्तित्व में हो, जिसकी हमने शुरुआत में बात की गई थी, ताकि कोई भी व्यक्ति इसे आसानी से परिकलित कर सके। दूसरी बात यहाँ पर जब प्राइवेट कंपनियां बहुत ज़्यादा हो जाएं तो यहाँ पर सरकार अपना जो कह सकते हैं हस्तक्षेप उसको न्यून कर ले यानी कम कर ले। तो यहाँ पर सेकंड वाला भी सही है, यानी 1 और 2 आपका सही है, तो आंसर होगा आपका ए, यानी 5 में का 1 और 2। यानी कि परिच्छेद के अनुसार अगर पेट्रोल का कीमत निर्धारण एक पारदर्शी जो नियम है इस पर आधारित हो और तेल जो है तेल उत्पादन के बाजार में सरकार का कोई हस्तक्षेप ना हो, तो प्राइवेट तेल कंपनियां जो हैं तेल उत्पादन बाजार में पुनः प्रवेश कर सकती हैं। तो यहाँ पर 5वें का आंसर होगा आपका ए वाला, यानी कि 1 और 2। अगला परिच्छेद है आपका, यानी परिच्छेद नंबर 3 है अब आपका। जलवायु परिवर्तन भारत की कृषि पर संभावित रूप से विध्वंसकारी प्रभाव रखता है, जबकि जलवायु परिवर्तन के समग्र प्राचल वर्तमान तय स्वीकृत हैं। अगर 30 वर्ष में 1 डिग्री सेल्सियस की औसत ताप वृद्धि, इसी अवधि में 10 सेंटीमीटर से कम की समुद्र तल वृद्धि और क्षेत्रीय मानसून विचरण तथा संगत अनावृष्टि यानी जो सूखा पड़ता है, ड्राउट होता है, भारत में प्रभावी काफ़ी स्थल एवं फसल विशिष्ट होने संभावित हैं। कुछ फसलें परिवर्तनशील दशाओं के प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया दे सकती हैं, दूसरी नहीं भी दे सकती हैं। इससे कृषि अनुसंधान को प्रोत्साहन देने और प्रणाली में अनुकूलन हो सके, इस हेतु अधिकतम नम्यता बनाने की आवश्यकता पर बल पड़ता है। अनावृष्टि रोधन का मुख्य संकटक अंत्य जल स्तर का प्रबंधित पुनर्भरण है। महत्वपूर्ण आधारिक फसलों जैसे गेहूं की लगातार उपज सुनिश्चित करने के लिए ताप परिवर्तनों तथा जल उपलब्धता को देखते हुए इन फसलों की उगाई वाले स्थानों को बदलना भी आवश्यक हो सकता है। दीर्घावधि निवेश के लिए निर्णय करने में जल उपलब्धता एक मुख्य यहाँ पर कारक होगा। उदाहरण के लिए अगले 30 वर्षों में जैसे जैसे हिमनद पिघलते जाते हैं, हिमालय क्षेत्र से जल के बहाव के बढ़ते जाने और तदनंतर अत्यधिक घटते जाने का पूर्वानुमान किया गया है। कृषि पारिस्थितिक दशाओं में बड़े पैमाने पर आने वाली इन बदलावों के लिए योजना बनाने हेतु प्रोत्साहन प्रदान करना निर्णायक होगा। भारत के लिए कृषि अनुसंधान और विकास में दीर्घावधि निवेश करना आवश्यक है। यह संभावित है कि भारत को भविष्य में एक बदले हुए मौसम प्रतिरूप का सामना करना होगा। ये बात यहाँ पर बताई गई है। तो 6वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। जलवायु परिवर्तन वर्तमान फसलों के स्थानों में बदलाव लाने के किस कारण से मजबूर होंगे। ये पूछा गया है कि जो जलवायु परिवर्तन होंगे ये जो आपकी फसल है यानी फसल जो प्रारूप चेंज होंगे ये किस वजह से चेंज होंगे, तो वो पूछा गया है यहाँ पर हिमनदों का पिघलना, दूसरे स्थानों पर जल उपलब्धता और ताप उपयुक्तता, फसलों की हीन उत्पादकता या फिर शस्य पादपों की अपेक्षाकृत व्यापक अनुकूलता। देखिए यहाँ पर जो परिच्छेद है तो परिच्छेद में जलवायु परिवर्तन से वर्तमान फसलों के स्थानों पर बदलाव लाने के जो कारण हैं इनमें जो आपकी शस्य पादपों की अपेक्षाकृत व्यापक अनुकूलता का कारण यहाँ पर नहीं माना गया है, तो यहाँ पर चौथा वाला तो नहीं होगा। बाद बाकी आपके तीनों कारण माने गए हैं 1, 2 और 3। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ए 1, 2 और 3, यानी कि जलवायु परिवर्तन होता है तो हिमनद भी पिघलेंगे। इसके अलावा दूसरे स्थानों पर जल उपलब्धता और ताप उपयुक्तता इस पर भी असर पड़ेगा। फसलों की हीन उत्पादकता भी हो सकती है। ये यहाँ पर तीनों असर यहाँ पे माने गए हैं। तो 6वें का आंसर होगा आपका ए वाला। 7वां प्रश्न है अब आपका, इस परिच्छेद के अनुसार भारत में कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण क्यों है। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में जो एग्रीकल्चरल रिसर्च है इसके ऊपर बढ़ावा में क्यों देना चाहिए। पहला रीजन, मानसून प्रतिरूपों में विचरण का पूर्वानुमान करना और जल संसाधनों का प्रबंधन करना। अगला है आर्थिक समृद्धि के लिए दीर्घावधि निवेश के निर्णय करना, फसलों की व्यापक अनुकूलता को सुकर बनाना, अनावृष्टि दशाओं का पूर्वानुमान करना और अंत्य जल स्तरों का पुनर्भरण करना। आप ये देखेंगे जो परिच्छेद के पहले अनुच्छेद की जो लाइन है ये कहती है कुछ जो आपकी परिच्छेद की पहली लाइन है ये कह रही है कि कुछ फसलें जो मैंने हाईलाइट कर दी है परिवर्तनशील दशाओं के प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया दे सकती हैं, दूसरी नहीं भी दे सकती हैं। इससे कृषि अनुसंधान को प्रोत्साहन देने और प्रणाली में अनुकूलन हो सके, इस हेतु अधिकतम नम्यता बनाने की आवश्यकता पर बल पड़ता है। ये बात यहाँ पर स्पष्ट हो गई है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आंसर होगा आपका 7वें का सी, यानी कि यहाँ पर ये बात स्पष्ट हो जाता है कि फसलों की व्यापक अनुकूलता को
सुगम बनाने हेतु भारत में कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर 7वें का आंसर होगा आपका सी वाला। अगला परिच्छेद है आपका, यह परमावश्यक है कि हम ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटाएं और इस तरह आगामी वर्षों और दशकों में होने वाले जलवायु परिवर्तन के कुछ बदतरीन प्रभावों से बचें। उत्सर्जन कम करने के लिए ऊर्जा के उत्पादन और उपभोग के हमारे तरीकों में एक बड़ा बदलाव अपेक्षित होगा। जीवाश्म ईंधनों पर अत्यधिक निर्भरता से हटना अति विलंबित है, किंतु दुर्भाग्य से प्रौद्योगिकी विकास धीमा और अपर्याप्त रहा है। मोटे तौर पर इसलिए कि तेल की अपेक्षाकृत निम्न कीमतों से जन्मी अदूरदर्शिता के कारण सरकारी नीतियां अनुसंधान और विकास में निवेश को प्रोत्साहन नहीं देती नहीं हैं। इसलिए अब राष्ट्रीय अनिवार्यता के रूप में बृहद पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा को काम में लाने के अवसर का लाभ उठाना भारत जैसे देश के लिए अत्यावश्यक है। यह देश ऊर्जा के सौर, वायु और जैव मात्रा स्रोतों से अत्यधिक संपन्न है। दुर्भाग्य से जहां हम पीछे हैं वह है इन स्रोतों को काम में लाने के लिए प्रौद्योगिकी समाधान विकसित और सर्जित करने की हमारी क्षमता, यानी हम इनकी वजह से इन्हें प्रयोग में नहीं ला पा रहे हैं। इन प्रौद्योगिकी समाधान विकसित और सर्जित करने की जो हमारी क्षमता है वो कम है, ये मानी गई है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी IPCC द्वारा निर्धारित रूप में ग्रीन हाउस गैसों को सख्ती से कम करने के लिए एक विशिष्ट प्रक्षेप पथ स्पष्ट रूप से यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता को दिखाता है कि ग्रीन हाउस गैसों के भूमंडलीय उत्सर्जनों का चरम बिंदु 2015 को पार न करें और उसके आगे तेजी से घटने लगे। ऐसे प्रक्षेप क्षेत्र के साथ संबद्ध लागत वस्तुतः मर्यादित है और इसकी राशि IPCC के आकलन में 2030 में विश्व GDP के 3% से अधिक नहीं होगी। दूसरे शब्दों में संपन्नता के जिस स्तर पर विश्व बिना उत्सर्जन में कमी लाए पहुंच सकता है, खराब से खराब हालत में कुछ मास या अधिक से अधिक 1 वर्ष तक टल जाएगी। स्पष्टतः यह जलवायु परिवर्तन से जुड़े बदतरीन खतरों से करोड़ों लोगों को बचाने के लिए चुकाई जाने वाली कोई बहुत बड़ी कीमत नहीं है। तथापि ऐसे किसी प्रयास के लिए जीवन शैलियों को भी उपयुक्त रूप से बदलना होगा। यानी यहाँ पर सब कुछ सरकारें ही नहीं करेंगी, बल्कि यहाँ पर हमें अपनी जो लाइफ स्टाइल है इसको भी बदलना होगा। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना सिर्फ एक प्रौद्योगिकी उपाय भर नहीं है और इसके लिए स्पष्टतः जीवन शैलियों में बदलाव और देश की आर्थिक संरचना में रूपांतरण अपेक्षित है। यानी कि यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी लाइफ स्टाइल में हमें बदलाव करना है, यानी जीवन शैलियों में बदलाव करना है। इसके अलावा जो देश की आर्थिक संरचना है इसमें भी हमें रूपांतरण यहाँ पर करना है, ये यहाँ अपेक्षित है, जिसके द्वारा उत्सर्जन को प्रभावी रूप से कम किया जाए। जैसे कि जीव प्रोटीन का मतलब होता है जो मांस वगैरह आप खाते हैं, मीट वगैरह खाने वाले लोग हैं उनको जीव प्रोटीन माना जाता है, यानी जो मांस के प्रोडक्ट होते हैं उनको जीव प्रोटीन बोला जाता है। तो जीव प्रोटीन के काफ़ी कम मात्राओं में उपयोग के माध्यम से खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि जो आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है यह निर्धारित किया है कि पशुधन क्षेत्र से उत्सर्जन कुल उत्सर्जन का 18% होता है। इस स्रोत से हो रहे उत्सर्जन में कमी लाना पूरी तरह मनुष्यों के हाथ में है, जिन्होंने अपनी अधिक से अधिक जीव प्रोटीन के उपयोग की आहार आदतों के कारण जो पड़ने वाले प्रभाव हैं इन पर कोई प्रश्न नहीं उठाया है। यानी जो लगातार नॉन वेजिटेरियन जो अपना खाना यूज करते हैं नॉन वेज के रूप में, उससे कहीं ना कहीं उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है। वस्तुतः उत्सर्जन में कमी लाने के लिए विशाल सह सुलाभ हैं, जैसे अपेक्षाकृत कम वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी लाभ, उच्चतर ऊर्जा सुनिश्चितता तथा और अधिक रोजगार। ये बात यहाँ पर बताई गई है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 8वां प्रश्न है, इसी परिच्छेद से है। परिच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने में सहायक होंगे। मांस के उपभोग में कमी लाना, देखिए यहाँ पे बिल्कुल सही बात है। हमने जो जीव प्रोटीन है, जीव प्रोटीन को कम उपयोग करने की यहाँ पे सलाह दी है। तीव्र आर्थिक उदारीकरण की चर्चा यहाँ पर बिल्कुल नहीं की गई है पैराग्राफ में। उपभोक्तावाद में कमी लाना, हाँ आपने जो देखा नहीं है अभी वाला, यानी खास करके जो हमारी हैबिट हैं, यानी हमारी जो जीवन शैलियों में जो बदलाव लेकर आए, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे ये परिवर्तन जो हो रहे हैं जलवायु परिवर्तन, इनको रोक सकते हैं। तो यहाँ पर उपभोक्तावाद जो है, यानी खास करके जो मानव की जो प्रवृत्ति है उपभोक्तावाद की, लगातार प्रकृति का दोहन करना, उसको हमें कम करना है। पशुधन की आधुनिक प्रबंधन प्रक्रियाएं, देखिए यहाँ पर कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि हमें पशुधन की आधुनिक प्रबंधन प्रक्रियाओं को उपयोग में लाना है, ये बात कहीं भी नहीं कही गई है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा सी वाला, केवल 1 और 3। 9वां प्रश्न है आपका इसी परिच्छेद से, हम जीवाश्म ईंधनों पर अत्यधिक निर्भर क्यों बने हुए हैं।
यानी हम जो जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कर रहे हैं इस पर हम बहुत ज़्यादा डिपेंड क्यों हैं, इसके रीजन पूछे गए हैं। अपर्याप्त प्रौद्योगिकी विकास, अनुसंधान और विकास के लिए अपर्याप्त निधियाँ, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की अपर्याप्त उपलब्धता। देखिए अगर बात की जाए यहाँ पर तो आपने ये जो आर्टिकल है ये यहाँ पर देखा होगा इसमें कि जो जीवाश्म ईंधन है इन पर निर्भरता हमारी क्यों है। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारी जो क्षमता है प्रौद्योगिकी समाधान ये वाली और विकसित और सर्जित करने की हमारी क्षमता काफ़ी कम है, ये बात यहाँ पर निकल कर आई थी। तो यहाँ पर आपका केवल पहला वाला कथन आपका सही हो जाएगा। परिच्छेद से यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह देश वैकल्पिक ऊर्जा अर्थात सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जैव ऊर्जा से पर्याप्त मात्रा में संपन्न है। और इस हिसाब से आप देखेंगे तो ये तीसरा वाला कथन आपका गलत हो जाएगा। निधियों की कहीं बात नहीं की गई है, तो यहाँ पर केवल पहला वाला ऑप्शन सही है, तो आंसर है आपका ए, केवल एक। 10वां प्रश्न है अब आपका, परिच्छेद के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों में कमी लाना हमारे लिए किस तरह सहायक है। पहला है, इससे लोक स्वास्थ्य पर व्यय घटता है, इससे पशुधन पर निर्भरता घटती है, इससे ऊर्जा आवश्यकताएं घटती हैं, इससे भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन की दर घटती है। तो आपको नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ग्रीन हाउस गैसों में हमें कमी लाने से क्या क्या होता है। एक तो हमारे यहाँ सबसे जो अंतिम पैराग्राफ दिया गया है आपका, ये क्या बोला है, इससे क्या होगा, उत्सर्जन में कमी लाने के लिए अपने सहज लाभ हैं, जैसे वायु प्रदूषण कम होगा, स्वास्थ्य संबंधी लाभ मिलेगा, उच्चतर ऊर्जा सुनिश्चितता होगी और अधिक रोजगार का सृजन भी होगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर लोक स्वास्थ्य पर जो व्यय है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये बात निकल कर आई कि लोक स्वास्थ्य पर जो व्यय हो रहा है वो भी कम हो जाएगा। इससे पशुधन पर निर्भरता घटती है, यहाँ पर कहीं भी नहीं कहा गया है कि पशुधन पर निर्भरता घट जाएगी और उत्सर्जन कम कर देंगे तो। इससे ऊर्जा आवश्यकताएं घटती हैं, ये भी नहीं कहा गया कि इससे ऊर्जा आवश्यकताएं घटती हैं। इससे भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन की दर घटती है। हाँ, ग्रीन हाउस गैसों में कमी हम लेकर आएंगे तो इससे जो भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन की दर है ये वास्तव में घट जाएगी। तो यहाँ पर आपका केवल 1 और 4 कथन सही है, तो आंसर होगा आपका डी वाला, केवल 1 और 4। 11वां प्रश्न है अब आपका, इस परिच्छेद का सारभूत संदेश क्या है। हम जीवाश्म ईंधनों पर अत्यधिक निर्भर बने हुए हैं। अगला है, ग्रीन हाउस गैसों में कमी लाना अत्यावश्यक है, हमें अनुसंधान और विकास में निवेश करना ही चाहिए, लोगों को अपनी जीवन शैली बदलनी ही चाहिए। देखिए अगर आप ये पूरा परिच्छेद पढ़ेंगे तो इस परिच्छेद से इसका सारभूत संदेश है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाई जाए जिससे कि जलवायु परिवर्तन के कुछ बदतरीन यानी खराब प्रभाव से बचा जा सके। तो यहाँ पर 11वें का आंसर होगा आपका बी वाला। अगला परिच्छेद है यानी 5वां परिच्छेद है, हिमालय का परितंत्र, भूवैज्ञानिक कारणों और जनसंख्या के बढ़े हुए बोझ, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और अन्य संबंधित चुनौतियों से जन्य दबाव के कारण क्षति के प्रति अत्यंत सुभेद्य है। सुभेद्यता के ये पहलू जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण उत्तेजित हो सकते हैं। यह संभव है कि जलवायु परिवर्तन हिमालय के पारितंत्र पर बढ़े हुए तापमान, परिवर्तित वर्षण प्रतिरूप, अनावृष्टि की घटनाओं और जीवी प्रभावों के माध्यम से प्रतिकूल प्रभाव डाले। यह न केवल उच्च भूमियों में रहने वाले देशज समुदायों पर के पूरे निर्वाह पर बल्कि सारे देश में और उसके पूरे अनुप्रभा क्षेत्र में रहने वाले निवासियों के जीवन पर भी असर डालेगा। इसलिए हिमालय के पारितंत्र को इसकी धारणीयता बनाए रखने के लिए विशेष ध्यान देने की तत्काल आवश्यकता है। इसके लिए सभी निरूपक प्रणालियों के संरक्षण के लिए सचेत प्रयत्न करने की आवश्यकता होगी। आगे इस पर बल देने की आवश्यकता है कि सीमित व्याप्ति वाले और बहुधा विशेषीकृत आवासीय आवश्यकताओं वाले विशेष क्षेत्रीय घटक सर्वाधिक सुभेद्य घटकों में से हैं। यानी कि हमें जो यहाँ पर इसके खास करके जो बहुत ज़्यादा विशेषीकृत आवासीय आवश्यकताओं वाले या विशेष क्षेत्रीय घटक हैं उनको हमें छेड़ना नहीं है, ये बात यहाँ पर बताई गई है। इस संदर्भ में हिमालय का जैव विविधता वाला तप्त स्थल जो विशेष क्षेत्रीय विविधता से संपन्न है, जलवायु परिवर्तन के प्रति सुभेद्य है। इसके खतरों में आनुवंशिक संसाधनों और जातियों, आवासों का संभावित क्षय और सहगामी रूप से पारितंत्र के लाभों में कमी का आना शामिल है। इसलिए इस क्षेत्र के लिए संरक्षण योजनाएं बनाते समय निरूपक पारितंत्रों या आवासों में विशेष क्षेत्रीय घटकों के संरक्षण का अत्यंत महत्व हो जाता है। उपर्युक्त को हासिल करने की दिशा में हमें समकालीन संरक्षण उपागमों की ओर ध्यान अंतरित करना होगा, जिसमें संरक्षित क्षेत्र प्रणालियों के बीच दृश्य भूमि स्तर की अंतर संयोजकता का प्रतिमान शामिल है। यह संकल्पना जातीय आवास पर ध्यान केंद्रित करने की जगह जैव भौगोलिक परास को विस्तारित करने पर समावेशी ध्यान संकेंद्रित करने का पक्ष समर्थन करती है, ताकि जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक समंजन सीमित हुए बिना आगे बढ़ सकें।
तो हमने यहाँ पर जो हिमालय परतंत्र में जो आपके देख रहे हैं लगातार जो परिवर्तन हो रहे हैं खास करके, तो उनके बारे में चर्चा की है, उनका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है वो भी हमने यहाँ पर देख लिया है। तो आपका 12वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। पहला है, परिच्छेद के अनुसार पारतंत्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव स्वरूप इसके वनस्पति जात और प्राणी जात में से कुछ का स्थायी विलोपन हो सकता है। अगला है, स्वयं पारतंत्र का स्थायी विलोपन हो सकता है। देखिए यहाँ पर जो परिच्छेद है, परिच्छेद के अनुसार ये बात कही गई है कि जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप इसके वनस्पति जात और प्राणी जात में से यहाँ पर कुछ का स्थायी विलोपन हो सकता है। ये बात यहाँ पर स्वीकार की गई है। यहाँ पर पहला वाला कथन सही है, तो आंसर है आपका केवल 1। 13वां प्रश्न है इसी से, निम्नलिखित में से किस एक कथन का सबसे सटीक निहितार्थ यह है कि समकालीन संरक्षण उपागम की ओर ध्यान अंतरित करने की आवश्यकता है। पहला, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हिमालय के परितंत्र पर दबाव डालता है। सेकंड, जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षण प्रतिरूपों में बदलाव, अनावृष्टि की घटनाएं और जीवी हस्तक्षेप होता है। अगला है, समृद्धि जैव विविधता जिसमें विशेष क्षेत्रीय विविध शामिल हैं। हिमालय क्षेत्र को एक जैव विविधता तप्त स्थल बनाता है। हिमालय के जैव भौगोलिक क्षेत्र को इस तरह समर्थ बनाना चाहिए कि वह अबाध रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल बनता रहे। देखिए यहाँ पर जो परिच्छेद का अंतिम अनुच्छेद है और अंतिम अनुच्छेद की जो 4 पंक्तियां हैं, खास करके संकल्पना के बारे में बात कही गई है कि यह संकल्पना जातीय आवास पर ध्यान केंद्रित करने की जगह जैव भौगोलिक परास को विस्तारित करने पर समावेशी ध्यान संकेंद्रित करने का पक्ष समर्थन करती है, ताकि जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक समंजन सीमित हुए बिना आगे बढ़ सकें। तो यहाँ से आपका जो आंसर आता है वो आता है आपका डी वाला। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका डी, यानी 13वें का आंसर है आपका डी वाला। अगला है आपका 14वां प्रश्न है आपका, इस परिच्छेद द्वारा क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण संदेश दिया गया है। पहला है, विशेष क्षेत्रीयता हिमालयी क्षेत्र की लाक्षणिक विशेषता है। सेकंड, संरक्षण प्रयासों का बल कतिपय जातियों या आवासों के स्थान पर जैव भौगोलिक परासों पर होना चाहिए। अगला है, जलवायु परिवर्तन का हिमालय के पारतंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव हुआ है। हिमालय के पारतंत्र के अभाव में उच्च भूमियों और अनुप्रभा क्षेत्रों के समुदायों के जीवन का कोई धारण आधार नहीं होगा। देखिए यहाँ पर ये जो परिच्छेद है, इस परिच्छेद का सबसे जो महत्वपूर्ण जो संदेश दिया गया है वो यही दिया गया है कि जो जलवायु परिवर्तन है इसका हिमालय के परतंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। तो इस हिसाब से आप क्या देखेंगे, यानी कि यहाँ पर यह है कि संरक्षण प्रयासों का जहाँ पे बल कतिपय जातियों या आवासों के स्थान पर जो इसकी जैव भौगोलिक परास है इस पर होना चाहिए, जिससे कि जैसा कि इसका जो अंतिम वाली लाइन है ये, ठीक है, ये बात इसमें बोली गई है ये यहाँ पर, तो आप ये देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका 14वें का बी वाला। 15वां प्रश्न है अब आपका, परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई, उपयुक्त धारणाओं में से कौन सी यहाँ पर सही है, यानी कि ये आपकी धारणाएं बनाई गई हैं तो इनमें से पूछा गया है कौन सी धारणा अब यहाँ पर आपकी सही है। प्राकृतिक पारतंत्र बनाए रखने के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का पूरी तरह परिहार किया जाना चाहिए। परिहार का मतलब क्या है, बिल्कुल हमें उपभोग नहीं करना है। देखिए पूरे पैराग्राफ में ये बात कहीं नहीं कही गई है कि प्राकृतिक पारतंत्र को बनाए रखने के लिए जो प्राकृतिक संसाधन है इनका दोहन नहीं किया जाना चाहिए, ये बात पूरे पैराग्राफ में कहीं भी नहीं की गई है। तो पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। पारतंत्र को न केवल मानवोद्भिक बल्कि प्राकृतिक कारण भी प्रतिकूलता प्रभावित कर सकते हैं। आप अगर परिच्छेद का जो प्रथम अनुच्छेद है अगर इसको ध्यान से पढ़ेंगे और खास करके इसकी जो 3 पंक्तियां हैं ये बात कह रही हैं कि हिमालय का पारतंत्र भूवैज्ञानिक कारणों और जनसंख्या के बढ़े हुए बोझ, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और अन्य संबंधित चुनौतियों से जन्य दबाव के कारण छत के प्रति अत्यंत सुभेद्य है। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है और ये यहाँ पर बोला गया कि यह संभव है कि जलवायु परिवर्तन हिमालय के पारतंत्र पर बढ़े हुए तापमान, परिवर्तित वर्षण प्रतिरूप, अनावृष्टि की जो घटनाएं हैं, जीवी प्रभाव है, इनके माध्यम से प्रतिकूल प्रभाव डाले। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। तो उस हिसाब से आपका जो सेकंड वाला कथन है तो ये यहाँ पर सही है। विशेष क्षेत्रीय विविधता के क्षय से परतंत्र का विलोपन होता है। ये देखिए पूरे पैराग्राफ में ये बात कहीं नहीं कही गई है कि विशेष क्षेत्रीय विविधता के क्षय से जो परितंत्र है ये नष्ट हो जाता है, ये बात यहाँ पर नहीं कही गई है। तो यहाँ पर तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा, केवल सेकंड वाला कथन सही है। तो आंसर है आपका यहाँ पर बी, यानी केवल सेकंड। अगला परिच्छेद है 6वां परिच्छेद है आपका। यह अक्सर भुला दिया जाता है कि विश्वव्यापीकरण केवल अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों और लेन देन संबंधी नीतियों के बारे में ही नहीं है, बल्कि इसका सरोकार समान रूप से राष्ट्र की घरेलू नीतियों से भी है। अंतर्राष्ट्रीय रूप से WTO आदि द्वारा
मुक्त व्यापार और निवेश प्रवाह संबंधी नियत दशाओं को पूरा करने हेतु किए गए आवश्यक नीतिगत परिवर्तन प्रत्यक्षतः घरेलू उत्पादकों तथा निवेशकों को प्रभावित करते हैं, किंतु विश्वव्यापीकरण में अधेशायी आधारभूत दर्शन कीमतों, उत्पादन तथा वितरण प्रतिरूप के निर्धारण के लिए बाजारों की अबाध स्वतंत्रता पर बल देता है तथा सरकारी हस्तक्षेपों को उन प्रक्रियाओं के रूप में देखता है जो विकृति उत्पन्न करती हैं तथा अदक्षता लाती हैं। अतः सार्वजनिक उद्यमों का विनिवेशों तथा विक्रियों द्वारा निजीकरण हो और अभी तक जो क्षेत्र और कार्यकलाप सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं, आवश्यक है उन्हें प्राइवेट क्षेत्र के लिए खोल दिया जाए। इस तर्क का विस्तार शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं तक है। कामगारों की छटनी के माध्यम से श्रम बल का समायोजन करने पर लगे प्रतिबंध हटा दिए जाने चाहिए तथा तालाबंदी पर लगे प्रतिबंधों को हटाकर निर्गमन को अपेक्षाकृत आसान बनाया जाना चाहिए। रोजगार तथा वेतन बाजार शक्तियों की स्वतंत्र गतिविधियों द्वारा शासित होना चाहिए, क्योंकि उनको नियंत्रित करने में कोई भी उपाय निवेश को हतोत्साहित कर सकते हैं तथा उत्पादन में अदक्षता भी उत्पन्न कर सकते हैं। सर्वोपरि रूप से राज्य की भूमिका में कमी लाने के समग्र दर्शन के अनुरूप ऐसे राजकोषीय सुधार किए जाने चाहिए जिनसे आमतौर पर कराधान के स्तर निम्न हों तथा वित्तीय विवेक के सिद्धांत के पालन हेतु शासकीय खर्च न्यूनतम हो। ये सब घरेलू स्तर पर किए जाने वाले नीतिगत कार्य हैं तथा विश्वव्यापीकरण कार्यसूची के सारभाग विषयों यथा माल और वित्त के स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव से प्रत्यक्षतः संबंधित नहीं है। ये बात यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर 16वां प्रश्न है इसी परिच्छेद से। इस परिच्छेद के अनुसार जो विश्वव्यापीकरण है, यानी खास करके जो विश्वव्यापीकरण के बारे में पूछा गया कि विश्वव्यापीकरण के अंतर्गत सरकारी हस्तक्षेपों को ऐसी प्रक्रियाओं के रूप में देखा जाता है जिनके कारण क्या क्या आता है। अर्थव्यवस्थाओं में विकृतियां और अदक्षता आती है। अगला है संसाधनों का इष्टतम उपयोग होता है। अगला है उद्योगों को अपेक्षाकृत अधिक लाभप्रदता होती है। अगला है उद्योगों के संबंध में बाजार शक्तियों की गतिविधि स्वतंत्र होती है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप देखेंगे अगर विश्वव्यापीकरण के अंतर्गत सरकारी हस्तक्षेप ज़्यादा होते हैं तो अर्थव्यवस्था में विकृतियाँ और अदक्षता आती है। ये आपके इस पैराग्राफ में ये बात साफ साफ रूप से ये कही गई है, यानी क्या क्या उत्पन्न होता है। यहाँ पर विकृतियाँ आ जाती हैं और खास करके आप देखेंगे यहाँ पर अदक्षता की स्थिति यहाँ पर क्रिएट होती है। ये बात यहाँ पर ये बात बताई गई है कि खास करके ये बात यहाँ पर इनमें कही गई है कि विकृति उत्पन्न होती है और अदक्षता लाती है। सरकारी हस्तक्षेप क्या करता है, यहाँ पर विकृति उत्पन्न करता है और अदक्षता लाता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन सही है 16 का, तो आंसर है आपका ए। 17वां है आपका यहाँ पर, इस परिच्छेद के अनुसार विश्वव्यापीकरण का आधारभूत दर्शन क्या है। कीमतों और उत्पादन के निर्धारण के लिए उत्पादकों को पूर्ण स्वतंत्रता देना। सेकंड, वितरण प्रतिरूप विकसित करने हेतु उत्पादकों को स्वतंत्रता देना। कीमतों, उत्पादन और रोजगार के निर्धारण हेतु बाजारों को पूर्ण स्वतंत्रता देना। आयात और निर्यात के लिए उत्पादकों को स्वतंत्रता देना। ठीक है, यहाँ पर 17वें का सी वाला बिल्कुल सही है। विश्वव्यापीकरण का जो मूल निहितार्थ है ये कीमतों, उत्पादन तथा रोजगार के निर्धारण हेतु बाजारों को पूर्ण स्वतंत्रता देना है। तो यहाँ पर आंसर होगा 17वें का आपका सी वाला। 18वां प्रश्न है अब आपका, इस परिच्छेद के अनुसार विश्वव्यापीकरण सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या से आवश्यक है। सार्वजनिक उद्यमों का निजीकरण, सार्वजनिक व्यय की विस्तार नीति, वेतन और रोजगार निर्धारित करने की बाजार शक्तियों की स्वतंत्र गतिविधि, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं का निजीकरण। आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है कि यहाँ पर विश्वव्यापीकरण में सार्वजनिक उद्यमों का निजीकरण यहाँ पे आवश्यक है। इसके अलावा यहाँ पर वेतन और रोजगार निर्धारित करने की जो बाजार शक्तियों की स्वतंत्रता है ये भी होनी चाहिए। ये बात यहाँ पर कही गई है। सार्वजनिक व्यय की विस्तार नीति के बारे में यहाँ चर्चा नहीं की गई है, क्योंकि सार्वजनिक व्यय की विस्तार नीति का मतलब क्या हो गया कि सरकार का हस्तक्षेप बढ़ेगा, तो ये तो यहाँ पर है ही नहीं। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जो सार्वजनिक सेवाएं हैं इनका निजीकरण करने की बात यहाँ पर बोली गई है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला भी सही है, यानी यहाँ पर कहा गया है शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाएं इनका भी निजीकरण होना आवश्यक है। तो यहाँ पर आपका 1, 3 और 4 कथन सही है। तो आंसर है यहाँ पर आपका 18वें का सी वाला, 1, 3 और 4। 19वां प्रश्न है अब आपका, इस परिच्छेद के अनुसार विश्वव्यापीकरण की प्रक्रिया में राज्य की भूमिका कैसी होनी चाहिए। विस्तृत होती हुई, घटती हुई, सांविधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर घटती हुई भूमिका होनी चाहिए, ये बात यहाँ पे मानी गई है। ये परिच्छेद के अनुसार जो विश्वव्यापीकरण की प्रक्रिया है इसमें राज्य की भूमिका घटती हुई होनी चाहिए, यानी राज्य का बहुत हस्तक्षेप कम होना चाहिए, ये बात यहाँ पर बताई गई है। अगला परिच्छेद है आपका यहाँ पर, अनेक राष्ट्र अब पूंजीवाद में विश्वास रखते हैं तथा सरकारें अपने लोगों के लिए संपत्ति अर्जित
सर्जित करने की रणनीति के रूप में इसे चुनती हैं। ब्राजील, चीन और भारत में उनकी अर्थव्यवस्थाओं के उदारीकरण के पश्चात देखी गई भव्य आर्थिक समृद्धि इसकी विशाल संभाव्यता और सफलता का प्रमाण है। तथापि विश्वव्यापी बैंकिंग संकट तथा आर्थिक मंदी कईयों के लिए विस्मयकारी रहा है। चर्चाओं का केंद्र बिंदु मुक्त बाजार संक्रियाओं और बलों, उनकी दक्षता और स्वयं सुधार करने की उनकी योग्यता की ओर हुआ है। विश्वव्यापी बैंकिंग प्रणाली की असफलता को दर्शाने हेतु न्याय, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के मुद्दों का वर्णन विरले ही किया जाता है। इस प्रणाली के समर्थक पूंजीवाद की सफलता का औचित्य ठहराते ही जाते हैं और उनका तर्क है कि वर्तमान संकट का एक धक्का था। उनके तर्क उनके विचारधारागत पूर्वाग्रह को इस तरह यानी इस पूर्व धारणा के साथ प्रकट करते हैं कि अनियंत्रित बाजार न्यायोचित तथा समर्थ होता है और निजी लालच का व्यवहार बृहत्तर लोकहित में होगा। कुछ लोग पूंजीवाद और लालच के बीच द्विविदिश संबंध होने की पहचान करते हैं कि दोनों एक दूसरे को परिपुष्ट करते हैं। निश्चित रूप से इस व्यवस्था से लाभ पाने वाले धनाढ्य और सशक्त खिलाड़ियों के बीच हितों के टकराव, उनके झुकाव और विचारधाराओं के अपेक्षाकृत अधिक ईमानदार संप्रत्ययीकरण की आवश्यकता है। साथ ही संपत्ति सर्जन को केंद्र बिंदु में रखने के साथ उसके परिणाम स्वरूप जनित सकल असमानता को भी दर्शाया जाना चाहिए। तो आपका ये परिच्छेद आपने पूरा पढ़ लिया है। आप यहाँ पर देखेंगे 20वां प्रश्न है अब आपका। इस परिच्छेद के अनुसार मुक्त बाजार व्यवस्था के समर्थक किसमें विश्वास करते हैं? सरकारी प्राधिकरणों के नियंत्रण से रहित बाजार में, सरकारी संरक्षण से मुक्त बाजार में, बाजार की स्वयं के सुधार की क्षमता में, या निःशुल्क वस्तुओं व सेवाओं के लिए बाजार में। देखिए यहाँ पर खास करके आप ये है, यहाँ पर जो परिच्छेद के अनुसार ये बात कही गई है कि ये लोग जो मुक्त बाजार व्यवस्था के समर्थक हैं ये इसमें विश्वास करते हैं कि अनियंत्रित बाजार हो, न्यायोचित तथा समर्थ होता है। इनका ये मानना है कि अनियंत्रित बाजार है वो न्यायोचित और समर्थ होता है खास करके, और निजी लालच का व्यवहार बृहत्तर लोकहित में होगा। अनियंत्रित बाजार का तात्पर्य क्या है कि सरकारी नियंत्रण से मुक्ति। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका, यहाँ पर आपका जो आंसर है ये होगा ए, यानी सरकारी प्राधिकारियों के नियंत्रण से रहित बाजार हो। तो यहाँ पर 20वें का आंसर है आपका ए वाला। 21वां प्रश्न है अब आपका। विचारधारागत पूर्वग्रह यानी पूर्वाग्रह बोला गया है के संदर्भ में इस परिच्छेद का निहितार्थ क्या है? मुक्त बाजार न्यायोचित होता है किंतु सक्षम नहीं। मुक्त बाजार न्यायोचित नहीं होता किंतु सक्षम होता है। मुक्त बाजार न्यायोचित और सक्षम होता है। मुक्त बाजार ना तो न्यायोचित होता है और ना ही पूर्वग्रह युक्त। तो देखिए आप थोड़ा सा पैराग्राफ में जाइए और आप ये पढ़ेंगे जो विचारधारागत पूर्वाग्रह हैं तो ये पूर्व धारणा के साथ ये प्रकट करते हैं कि अनियंत्रित बाजार न्यायोचित और समर्थ होता है। तो उस हिसाब से आपका यहाँ पर सी वाला कथन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि मुक्त बाजार न्यायोचित और सक्षम होता है। 22वां प्रश्न है अब आपका। इस परिच्छेद से निजी लालच का व्यवहार बृहत्तर लोकहित में होगा, यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो निजी लालच का व्यवहार है बृहत्तर लोकहित में होगा। कैसे होगा? पूंजीवाद की झूठी विचारधारा को निर्दिष्ट करता है। गलत, ये बिल्कुल नहीं कहा गया है कि ये पूंजीवाद की झूठी विचारधारा को निर्दिष्ट करता है, ये बात बिल्कुल नहीं कही गई है। उसी पैराग्राफ में फिर से चलिए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पैराग्राफ है, इसको आप फिर से पढ़िए, ठीक है। तो ये बात कहीं भी नहीं कही गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर पहला वाला कथन कि झूठी विचारधारा को निर्दिष्ट करता है, ये बात नहीं कही गई है यहाँ पर। मुक्त बाजार के न्यायसंगत दावों को स्वीकार करता है। देखिए यहाँ पर जो मुक्त बाजार के न्यायसंगत दावे हैं इन दावों के ऊपर भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा गया है। पूंजीवाद के सद्भावपूर्ण चेहरे को दिखाता है, ये इसको भी नहीं दिखाता है, बल्कि ये परिणामी जो सकल असमानता है इसकी उपेक्षा करता है। यानी खास करके यहाँ पर कहा गया है कि ये निजी जो लालच है इसका व्यवहार बृहत्तर लोकहित में होगा। तो ये जो है कहीं ना कहीं परिणामी सकल असमानता की उपेक्षा ये कर रहा है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका 22वें का डी, केवल चौथा वाला। अगला परिच्छेद है आपका केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के निवल लाभ यानी नेट लाभ उनकी कुल परिसंपत्तियों का मात्र 2.2% है, जो प्राइवेट निगम क्षेत्र की तुलना में कम है। भले ही सार्वजनिक क्षेत्रक या राज्य संचालित उद्यम वृत्ति ने भारत के औद्योगिकरण को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तथापि हमारी बढ़ती हुई विकास आवश्यकताएं सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों के संतोषजनक से अपेक्षाकृत न्यून निष्पादन हेतु हमारे प्राइवेट क्षेत्रक में आई परिपक्वता उद्यम वृत्ति के प्रसार हेतु इस समय उपलब्ध कहीं अधिक व्यापक सामाजिक आधार और प्रतियोगिता नीतियों को लागू कर सकने के बढ़ते हुए सांस्थानिक सामर्थ्य यह सुझाते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका के पुनरावलोकन का समय आ गया है। सरकार का समविभाग संगठन कैसा होना चाहिए? इससे सारे समय स्थिर नहीं बने रहना चाहिए,
विमानन उद्योग पूर्णतः प्राइवेट मामलों की तरह भली भांति कार्य करता है। दूसरी तरफ ग्रामीण सड़कों को, जिनका छुटपुट यातायात पथकर व्यवस्था को अव्यवहार बना देता है, राज्य के तुलन पत्र पर होना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है, जो ग्रामीण सड़क वगैरह है ये सब राज्य के अधीन आनी चाहिए। यदि ग्रामीण सड़कें सरकार के स्वामित्व में ना हो तो उनका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। उसी तरह हमारे कस्बों और नगरों में लोक स्वास्थ्य पूंजी का सार्वजनिक क्षेत्र से आना जरूरी है। यानी कि ये भी माना गया है कि हमारे जो कस्बे या नगरों में जो लोक स्वास्थ्य पूंजी है वो भी पब्लिक सेक्टर से आनी चाहिए। इसी प्रकार वनाच्छादन के संरक्षण और संवर्धन को सार्वजनिक क्षेत्र परिसंपत्तियों की एक नई प्राथमिकता के रूप में होना चाहिए। इस बात का ही उदाहरण लें, लगभग शून्य प्रशुल्क के साथ भारत इस धातु के लिए एक सार्वभौमिक प्रतियोगी बाजार है। भारतीय व्यापार प्रतिष्ठान विश्व बाजार में इस्पात का निर्यात करते हैं, जिससे यह निर्देशित होता है कि प्रौद्योगिकी में कोई अंतराल नहीं है। भारतीय कंपनियां विश्व की इस्पात कंपनियों को खरीद रही हैं, जो यह दिखाता है कि पूंजी उपलब्धता में कोई अंतराल नहीं है। इन दशाओं में प्राइवेट स्वामित्व उत्कृष्ट कार्य करता है। विनियमित उद्योगों में वित्त से लेकर आधिकारिक संरचना तक प्राइवेट स्वामित्व साफ तौर पर वांछनीय है। जहां सरकारी अभिकरण विनियमन का कार्य निष्पन्न करे और बहुल प्रतियोगी व्यापार प्रतिष्ठान प्राइवेट क्षेत्र के इसमें अवस्थित हों। यहाँ सरल और स्पष्ट समाधान सरकार का खेल पंच यानी अंपायर की तरह होना और प्राइवेट क्षेत्र का खिलाड़ियों की तरह होना ही सबसे अच्छी तरह कार्य करता है। इनमें से अनेक उद्योगों में सरकारी स्वामित्व की विरासत है, जहाँ उत्पादकता की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत कम रहने की ओर है। दिवालिये का भय मौजूद नहीं है और करदाताओं से धन की मांग का जोखिम हमेशा बना हुआ है। इसमें सरकार के स्वामी होने और नियामक होने के बीच एक हित द्वंद्व भी बना रहता है। यदि सरकारी कंपनियां कार्यरत ना हो तो प्रतियोगिता नीति की रचना और कार्यान्वयन और भी सशक्त और निष्पक्ष होगा। ये बात यहाँ पर बोली गई है। तो चलिए पैराग्राफ देख लेते हैं। 23वां प्रश्न है इसी पैराग्राफ से, इस परिच्छेद के अनुसार यह कहने का क्या कारण है कि सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका के पुनरावलोकन का समय आ गया है। पहला, औद्योगिकरण प्रक्रिया में अब सार्वजनिक क्षेत्र ने अपनी प्रासंगिकता खो दी है। सेकंड, सार्वजनिक क्षेत्र संतोषजनक ढंग से निष्पादन नहीं करता है। प्राइवेट क्षेत्र में उद्यम वृत्ति बढ़ रही है। अब प्रभावकारी प्रतियोगिता नीतियां उपलब्ध हैं। देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप देखेंगे पहला वाला कथन तो गलत है, क्योंकि इन्होंने प्रासंगिकता नहीं खो दी है, बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र संतोषजनक ढंग से निष्पादन नहीं कर पा रहा है जितना प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं। साथ ही साथ जो प्राइवेट क्षेत्र है इसकी जो उद्यम वृत्ति है यानी एंटरप्रेन्योरशिप है, यानी जो उद्यम करने का जो कौशल है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। तो यहाँ पर थर्ड वाला कथन भी सही है। अब प्रभावकारी प्रतियोगी नीतियां उपलब्ध हैं, यानी कि जब से एलपीजी अप्रोच आई है तो यहाँ पर क्या है, प्रभावकारी नीतियां उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर डिमांड की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्राइवेट की जाएँ। तो यहाँ पर आपका सी वाला कथन सही है, यानी केवल 2, 3 और 4। 24वां प्रश्न है अब आपका, इस परिच्छेद के अनुसार ग्रामीण सड़कों को सार्वजनिक क्षेत्र के दायरे में ही होना चाहिए, क्यों? ग्रामीण विकास कार्य केवल सरकार अधिकार क्षेत्र का है, इसमें निजी क्षेत्र को धन लाभ नहीं हो सकता। सरकार करदाताओं से धन लेती है, अतः यह सरकार का ही दायित्व है। प्राइवेट क्षेत्र की कोई सामाजिक जिम्मेदारी होना आवश्यक नहीं है। थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं तो परिच्छेद का जो द्वितीय अनुच्छेद है, इसके अनुसार यदि ग्रामीण सड़क यानी यहाँ पे बोला गया है, यदि ग्रामीण सड़कें सरकार के स्वामित्व में ना हो तो उनका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ये बात यहाँ पे बोली गई है। ये बात यहाँ पर बोली गई है इस तरह से ही। आप देख पाए, यदि ग्रामीण सड़कें सरकार के स्वामित्व में ना हो तो उनका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। यानी इसका कारण क्या है कि निजी क्षेत्र को ग्रामीण सड़कों से कोई लाभ नहीं होगा और वे इसे बनाने का कोई प्रयास भी नहीं करेंगे। तो बेटर यही है कि सरकार के अधीन ये रखी जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आंसर होगा आपका बी वाला, यानी इसमें निजी क्षेत्र को धन लाभ नहीं हो सकता है, इसलिए ये सरकार के अधीन होनी चाहिए। तो 24वें का आंसर होगा आपका बी वाला। 25वां प्रश्न है अब आपका, सरकार का समविभाग संगठन किसे निर्दिष्ट करता है? सार्वजनिक क्षेत्र की परिसंपत्ति गुणवत्ता, तरल परिसंपत्तियों में निवेश, विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में सरकारी निवेश का मिश्रण, निवेश पर प्रतिफल देने वाली पूंजी परिसंपत्तियों का क्रय। देखिए यहाँ पर सरकार का जो समविभाग संगठन है ये विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में सरकारी निवेश का मिश्रण इसको निर्दिष्ट करता है। क्योंकि आप अगर पैराग्राफ को देखेंगे, यानी आप इस पैराग्राफ को आप देखेंगे तो यहाँ पर किस तरह का संगठन होना चाहिए, तो यहाँ पर पूरी बात आपको निकल कर आएगी। कुछ चीज़ें प्राइवेट के बारे में भी भली भली कही गई हैं और सरकारी चीज़ों का भी महत्व बताया गया है। जैसे जहाँ पर जो गांव की सड़क है इसका एग्जाम्पल दिया गया है। इसके अलावा जो लोक स्वास्थ्य पूंजी है कस्बों में नगरों में, इसका भी एग्जाम्पल दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पूरा जो इस पैराग्राफ का अनुच्छेद ये बोल रहा है कि भाई कुछ चीज़ें प्राइवेट होनी चाहिए और कुछ
जो है यहाँ पर पब्लिक यानी सरकार के अधीन होनी चाहिए, जिससे क्या है एक मिश्रित रूप बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में सरकारी निवेश का मिश्रण हो। तो यहाँ पर 25वें का आंसर होगा आपका सी वाला। 26वां प्रश्न है अब आपका, लेखक सरकार को खेल पंच यानी अंपायर की तरह और प्राइवेट क्षेत्र को खिलाड़ियों की तरह होना पसंद करता है। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कि जो लेखक है, इस लेखक जो है सरकार को किसकी तरह है, सरकार को खास करके यह बताया गया है कि सरकार को ये एक अंपायर की तरह और प्राइवेट क्षेत्र को यह खिलाड़ियों की तरह होना यहाँ पे पसंद करता है। तो ये क्यों करता है? सरकार प्राइवेट क्षेत्र के निष्पक्ष कार्य के लिए मानदंड विहित करती है। नीति की रचना के लिए सरकार ही अंतिम सत्ता है। सरकार का प्राइवेट क्षेत्र में कार्य करने वालों पर कोई नियंत्रण नहीं होता। इस संदर्भ में उपयुक्त कथनों में से कोई भी सही नहीं है। देखिए, जिस तरह से खेल में जो अंपायर होता है खिलाड़ियों की भूमिका को निर्धारित करता है, उसी तरह से सरकार जो है वो प्राइवेट क्षेत्र के निष्पक्ष कार्य के लिए मानदंड विहित करती है। तो यहाँ पर आपका 26वें का पहला वाला जो कथन है वो सही हो जाएगा। 26वें का आंसर है आपका ए वाला। अब देखिए आपका अंग्रेजी का पैसेज है, इन फ्रंट ऑफ अस वाज वॉकिंग ए बेयर हेडेड ओल्ड मैन इन टैटर्ड क्लॉथ। यानी यहाँ पर बोला गया है हमारे सामने, बेयर हेडेड का मतलब क्या है, एक नंगे सिर वाला बूढ़ा आदमी जो है, टैटर्ड क्लॉथ का मतलब है जो आपके फटे पुराने कपड़े हैं इनमें घूम रहा था। ही वाज ड्राइविंग हिज बीस्ट्स, यानी कहने का मतलब क्या है, वह अपने जो है जानवरों को चला रहा था। दे वर ऑल लेडन विद हैवी लोड्स ऑफ क्ले फ्रॉम द हिल्स एंड लुक्ड टायर्ड। यानी कि ये लोग, ये जो जानवर थे, ये सभी पहाड़ियों से मिट्टी के भारी भार से लदे हुए थे और बहुत थके हुए लग रहे थे। द मैन कैरीड ए लॉन्ग व्हिप विच परहैप्स ही हिमसेल्फ हैड मेड। व्हिप का मतलब होता है कोड़ा या चाबुक, यानी उस आदमी के हाथ में एक लंबा चाबुक था जो शायद उसने खुद बनाया था। एज ही वॉकड डाउन द रोड ही स्टॉप्ड नाउ एंड देन टू ईट द वाइल्ड बेरीज दैट ग्रू ऑन बुशेस अलोंग द अनइवन रोड। यानी कि ये आदमी क्या होता है, जैसे ही वह सड़क से नीचे चला गया, यानी जैसे एज ही वॉक डाउन द रोड, यानी इसका मतलब क्या है, जैसे ही वह सड़क से नीचे चला गया वो रुका और अब क्या करने लगा, अब वो जो सड़क के किनारे जो जामुन होते हैं इनको खाने के लिए रुक गया। ठीक है, आप देखेंगे यानी कि ये सड़क से नीचे चला गया है और वहीं पर रुक गया है और आसमान सड़क के किनारे जो झाड़ियां हैं उन पर उगने वाले जंगली वाइल्ड बेरीज जो हैं इनको ये खाने लगा है। ठीक है, ये बात यहाँ पर बताई गई है। व्हेन ही थ्रू अवे द सीड्स द बोल्ड बर्ड वुड फ्लाई टू पेक एट देम। यानी कि जब वह बीजों को फेंक देता तो साहसी पक्षी उसे चोंच मारने के लिए यानी चोंच में लेकर उसे उड़ जाते। समटाइम ए स्ट्रे डॉग वॉच्ड द प्रोसेसन फिलोसफिकली एंड देन बिगेन टू बार्क। यानी कि एक आवारा कुत्ता जो है उस जुलूस को, उनका पूरा जो जुलूस है यानी उनमें जानवरों के ऊपर जो मिट्टी लदी हुई है और उनका जो मालिक है साथ में, तो सबकी जो जुलूस है इनको बड़े साहसी तरीके से यहाँ पर आप कह सकते हैं, कभी जो है कभी कभी कोई आवारा कुत्ता जो है जुलूस को एक दार्शनिक दृष्टि से, फिलोसफिकल का मतलब है दार्शनिक दृष्टि से देखता था और फिर उस पर भौंकने लगता था। When this happened, my two little sons would stand still holding my hands firmly। यानी कि यहाँ पर जब ऐसा होता है तो जो मेरे दो बेटे हैं ये मेरे हाथ मजबूती से पकड़े रहते हैं। ए डॉग कैन समटाइम बी डेंजरस इंडीड। यानी यहाँ पर कहा गया है एक कुत्ता वास्तव में, इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, कभी कभी खतरनाक, डेंजरस का मतलब खतरनाक हो सकता है। ये बात यहाँ पर बोली गई है। 27वां प्रश्न इसी से ही है। द ऑथर्स चिल्ड्रन हेल्ड हिज हैंड फर्मली बिकॉज। यानी कि जो ऑथर है इसके बच्चों ने उसके हाथ को टाइटली पकड़ लिया है, बहुत कसकर पकड़ लिया है मजबूती से। क्यों पकड़ लिया है? दे वर स्केयर्ड ऑफ द बार्किंग डॉग्स, दे वांटेड हिम टू प्लक बेरीज, दे सॉ द व्हिप इन द ओल्ड मैन हैंड, द रोड वाज अनइवन। देखिए यहाँ पर रीजन क्या है, जैसे ही जब कुत्ते ये भौंकते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे अपने पिता का जो है यानी ये हाथ कस के पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा ए, दे वर स्केयर्ड ऑफ द बार्किंग डॉग्स। 28वां प्रश्न है अब आपका। द एक्सप्रेशन ए स्ट्रे डॉग वॉच्ड द प्रोसेसन फिलोसफिकली मीन्स दैट। यानी कि यहाँ पर जो एक व्यक्ति है, एक आवारा कुत्ते ने जुलूस को दार्शनिक रूप से देखा है, इसका अर्थ क्या निकल कर आता है? द डॉग वॉज रेस्टलेस एंड फोर्सियस। यानी कहने का मतलब क्या है, कुत्ता बेचैन और क्रूर था। द डॉग स्टूड अलूफ लुकिंग एट द प्रोसेसन विद सीरियसनेस। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कुत्ता अलग खड़ा हो गया और जुलूस को जो है गंभीरता से या सीरियसनेस के साथ यानी गंभीरता से देखता रहा। द डॉग लुक्ड एट द प्रोसेसन विद बिग बंडरिंग आइज। ये कुत्ते ने जो पूरा जो प्रोसेसन है इसको बड़ी आश्चर्य भरी निगाहों से देखा। द डॉग स्टूड देयर विद हिज आइज क्लोज। यानी कुत्ता जो है वहां पर आगे बंद किए वहीं पर खड़ा रहा नहीं।
यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट निकल कर आता है, कुत्ते ने जो है पूरा जो प्रोसेशन है यानी पूरा जो जुलूस है उनका, इसको बड़ी फिलोसफिकल का मतलब क्या होगा, यहाँ पे सीरियसनेस और फिलोसफिकल लगभग सिमिलर है, तो इसका मतलब हो गया बड़ी गंभीरता के साथ देखा है। तो यहाँ 28वें का आंसर होगा आपका बी वाला। अगला है आपका पैसेज, सिंथिया वाज ए शाई गर्ल, यानी जो सिंथिया है एक शर्मीली लड़की थी। सी बिलीव्ड दैट सी वाज प्लेन एंड अनटैलेंटेड, यानी वह ये मानती थी कि वह सीधी सादी है और प्रतिभाहीन है। वन डे हर टीचर ऑर्डर्ड द एंटायर क्लास टू शो अप फॉर ऑडिशन फॉर द स्कूल प्ले, यानी एक दिन क्या होता है, जो उसकी शिक्षिका है इसने पूरी कक्षा को स्कूल के एक नाटक के ऑडिशन के लिए उपस्थित होने का आदेश दिया है। सिंथिया नियरली डाइड ऑफ फ्राइट व्हेन शी वाज टोल्ड दैट शी वुड हैव टू स्टैंड ऑन स्टेज इन फ्रंट ऑफ द एंटायर क्लास एंड डिलीवर डायलॉग, यानी कि सिंथिया जो है वो लगभग यहाँ पर आप देखेंगे डर के मर गई है, यानी कि यहाँ पर लगभग डाइड ऑफ फ्राइट यानी डर से लगभग मर गई है। और आगे बताया गया यानी सिंथिया लगभग डर से मर गई जब उसे बताया गया कि उसे पूरी कक्षा के सामने मंच पर खड़ा होना होगा और अपना जो डायलॉग है यानी कि अपने संवादों की डिलीवरी यहाँ पर करनी होगी, डायलॉग को बोलना होगा। द मेयर थॉट ऑफ इट्स मेड हर फील सिक, यानी कि इस तरह का जो डरावना ख्वाब है, यानी आप ये पूरा सिनेरियो है इसे सोचते ही वो बीमार हो गई है। बट ए रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन अकर्ड ड्यूरिंग द ऑडिशन, यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि जो ऑडिशन होता है, ऑडिशन के दौरान यहाँ पर एक उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिलता है या आया है। ए थिन शाई गर्ल हर नीज क्वैकिंग, यानी एक पतली सी शाई का मतलब शर्मीली लड़की, और हर नीज क्वैकिंग का मतलब क्या है, यानी उसके जो टखने हैं या जो घुटने हैं वो लड़खड़ा रहे हैं। हर स्टमक चर्निंग एंड टेरर, यानी उसका जो पेट है वो दहशत में है। और बिगेन टू स्टन एवरीवन विद हर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इसने अपनी उत्कृष्ट प्रदर्शन से यानी अपना जो सबसे बेहतरीन प्रदर्शन दिया है इससे सभी को चकित करना शुरू कर दिया है। हर बोर्ड क्लासमेट्स सडनली स्टॉप्ड देयर नॉइजी चैट टू स्टेयर एट हर स्लेंडर फिगर ऑन द स्टेज, यानी क्या है, जो मंच पर उसके जो दुबले पतले फिगर को देखने के लिए उसके ऊबे हुए सहपाठियों ने अचानक शोर मचाना बंद कर दिया है। एट द एंड ऑफ द हर ऑडिशन द एंटायर रूम इरप्टेड इन थंडरस एप्लॉज, यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे उसका ऑडिशन खत्म होता है पूरा कमरा जो है तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा है। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। तो सिंथिया के बारे में यहाँ पर कहा गया है, पहला सिंथिया वाज एफ्रेड टू स्टैंड ऑन स्टेज बिकॉज, यानी सिंथिया जो है स्टेज पर जाने से डर रही थी। क्यों डर रही थी? सी फेल्ट हर क्लासमेट में लॉफ एट हर, यानी क्या उसके जो क्लासमेट हैं वो ये महसूस कर रही थी उसके क्लासमेट उसके ऊपर हंसेंगे, यानी उसके हंसेंगे। हर स्टमक वाज चर्निंग, यानी उसका जो पेट है वो वास्तव में बहुत कह सकते हैं उथल पुथल मचा रहा था। सी लैक्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, सी डिड नॉट लाइक स्कूल प्लेस, यानी यहाँ सबसे बड़ा कारण क्या है, हर स्टमक वाज चर्निंग, यानी कि हर स्टमक वाज चर्निंग नहीं, सी लैक्ड हर जो लैक्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी उसके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है आत्मविश्वास है उसकी कमी थी। तो यहाँ पर 29वें का आंसर होगा आपका सी वाला। 30वां प्रश्न है अब आपका, सिंथिया क्लासमेट्स वर चैटिंग बिकॉज इट वाज देयर टर्न टू एक्ट नेक्स्ट, दे वर वरीड ऑफ द परफॉर्मेंस, सिंथिया डिड नॉट एक्ट वेल, द टीचर हैड नो कंट्रोल ओवर देम, यानी कि ये बच्चे किस वजह से चैटिंग कर रहे थे, किस वजह से बातें कर रहे थे क्लास में, उसका रीजन ये था कि बच्चे ये ऑडिशन देख देख के बोर हो गए थे। द दे वर वरीड ऑफ द परफॉर्मेंस, तो यहाँ पर 30वें का आंसर होगा आपका बी वाला। 31वां है आपका, सिंथिया नीज वर क्वैकिंग बिकॉज, यानी इसके जो घुटने हैं क्यों कांप रहे थे। सी फेल्ट नर्वस एंड शाई, द टीचर स्कोल्डेड हर, यानी टीचर उसको डांट रही थी। सी वाज वेरी थिन एंड वीक, यानी कि वो बहुत पतली और कमजोर थी। सी वाज एफ्रेड ऑफ हर क्लासमेट, यानी वह अपने जो सहपाठी हैं इनसे डर रही थी। ठीक है, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि बहुत ज़्यादा नर्वस थी और शर्मीली थी। तो यहाँ पर 31वें का आंसर होगा आपका ए वाला। 32वां प्रश्न है, द ट्रांसफॉर्मेशन दैट अकर्ड ड्यूरिंग द ऑडिशन रेफर्स टू, यानी कि जो ऑडिशन के दौरान जो परिवर्तन हुआ है वह क्या संदर्भित करता है। द नर्वसनेस ऑफ सिंथिया, यानी कि सिंथिया की जो घबराहट को यहाँ पे दिखाता है। द इरप्शन ऑफ द एंटायर रूम इन थंडरस एप्लॉज, यानी कि तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा कमरा गूंज उठा है। या फिर द सरप्राइज ऑन द फेसेस ऑफ हर क्लासमेट, जो सहपाठियों के चेहरे पर अचानक से आश्चर्य आया है वो। या द स्टनिंग परफॉर्मेंस ऑफ सिंथिया, या फिर सिंथिया का शानदार प्रदर्शन। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो बाद में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो क्यों हुआ है, क्योंकि सिंथिया ने जो अपना परफॉर्मेंस था बहुत उत्कृष्ट कोटि का दिया था। तो यहाँ पर 32वें का आंसर होगा आपका डी वाला। 33वां प्रश्न है अब आपका,
कीमत वही चीज़ नहीं है जो मूल्य है। मान लें कि किसी दिन हर चीज़ जैसे कोयला, रोटी, डाक टिकटें, एक दिन का श्रम, मकानों का भाड़ा आदि की कीमतें दुगनी हो जाती हैं, तब कीमतें निश्चित रूप से बढ़ेंगी, किंतु एक को छोड़कर बाकी चीज़ों के मूल्य नहीं बढ़ेंगे। लेखक कहना चाहता है कि यदि सभी चीज़ों की कीमतें दुगनी हो जाएं तो सभी चीज़ों के मूल्य स्थिर रहेंगे, बिकी हुई चीज़ों के मूल्य दुगने हो जाएंगे, खरीदी गई चीज़ों के मूल्य आधे हो जाएंगे, या केवल मुद्रा का मूल्य आधा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अर्थशास्त्र का नियम है कि जब कीमतें बढ़ती हैं तब क्या है, मुद्रा का मूल्य घटता है। यानी जब सभी चीज़ों की कीमतें दुगनी हो जाएंगी तो क्या होगा, मुद्रा का मूल्य आधा हो जाएगा। यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति 10,000 रुपये महीने कमाता है और 10,000 में से वो 5,000 रुपये अपने क्या है, जो 5,000 रुपये से अपने घर का खर्चा चलाता है। अब मान लीजिए जो मार्केट का जो कीमतें हैं, उसकी खाद्यान्न की कीमतें बढ़ गई हैं, अब वो जो 5,000 रुपये में जितना राशन लाता है वो मिल ही नहीं पा रहा है, वो राशन आ रहा है 10,000 रुपये में, तो क्या मतलब निकलेगा, इसका मतलब ये निकलेगा उसकी जो मुद्रा का मूल्य है वो वास्तव में कम हो गया है। यानी कि 5,000 रुपये में जिस उस पूरे पर घर का राशन आ जाता था पूरे महीने का, लेकिन अब 5,000 रुपये में मुश्किल से 15 दिन का भी राशन नहीं आ पा रहा है, तो इसका मतलब क्या निकला कि मुद्रा का मूल्य आधा हो गया है। तो यह 33वें का आंसर होगा आपका डी वाला। 34वां प्रश्न है अब आपका, अतएव यहाँ पर कहा गया है, अतएव स्वतंत्रता कभी वास्तविक नहीं होती जब तक सरकार से उसके द्वारा अधिकारों पर आक्रमण करने पर स्पष्टीकरण नहीं मांगा जाए। यहाँ पर उपर्युक्त कथन का सर्वश्रेष्ठ औचित्य निम्नलिखित में से कौन सा है। इस बोध में कि न्यायालय में सरकार से स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है, एक मानव को राजनीतिक इकाई के रूप में इस प्रकार पहचानने में कि वह अन्य नागरिकों से विशिष्ट हो जाए, ऐसे विकेंद्रित समाज में जिसमें मनुष्यों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, इस समझ में कि स्वतंत्रता और पाबंदियां परस्पर पूरक हैं। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न में कथन का जो सर्वश्रेष्ठ औचित्य है वो आपका पहला वाला है। खास करके आप देखेंगे कि न्यायालय में जो सरकार से स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है, तो यहाँ पर पहला वाला औचित्य यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 34वें का आंसर है आपका ए वाला। 35वां प्रश्न है अब आपका, सेना के कार्मिकों में 1,000 में से 8 की मृत्यु होती है, किंतु नागरिक जनसंख्या में यह प्रति 1,000 में 20 है। यानी नागरिक जनसंख्या में 1,000 में से 20 की मृत्यु होती है, जबकि आर्मी में 1,000 में 8 की मृत्यु होती है। इस कथन से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। सेना में भर्ती होना बेहतर है, यह संबंध आकस्मिक है, सशस्त्र बलों में जीवन गुणवत्ता सूचकांक बहुत ऊंचा है, उनकी विषम जातीयता के कारण इन वर्गों की तुलना कहीं नहीं की जा सकती। ठीक है, यहाँ पर आप ये देखेंगे कि यहाँ पर ये वैज्ञानिक रूप से सत्य है कि जो जीवन की गुणवत्ता सूचकांक है ये बहुत ऊंचा होता है, वहाँ पर मृत्यु दर कम होती है। तो यहाँ पर अगर आप प्रश्न को देखेंगे तो सशस्त्र बलों में जो मृत्यु दर है वो आपकी जनसंख्या के हिसाब से कम है। इसका रीजन क्या है कि वहाँ पर जीवन गुणवत्ता सूचकांक बहुत ऊंचा है। तो यहाँ पर आंसर होगा 35वें का आपका सी वाला। 36वां प्रश्न है अब आपका, बसें कारों की अपेक्षा अधिक दुर्घटनाओं का कारण है और ट्रक बसों की अपेक्षा कम दुर्घटनाओं का कारण होते हैं। ध्यान देने वाली बात क्या है कि बसें हैं ये कारों की अपेक्षा अधिक दुर्घटनाओं का कारण है और वहीं ट्रक बसों की अपेक्षा कम दुर्घटनाओं का कारण होते हैं। इस कथन से हम निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं। सड़कों पर ट्रकों की अपेक्षा बसें अधिक हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पर ये बताया नहीं गया है कि भाई दुर्घटना किस कारण से हो रही है, ये बात यहाँ पे स्पष्ट नहीं की गई है, तो पहला वाला कथन तो गलत हो जाएगा। कार चालक बस चालकों की अपेक्षा अधिक सावधान है, ये भी बात यहाँ पे नहीं बताई गई है कथन में कि कार चालक जो है बस चालकों से ज़्यादा सावधान है, ये भी नहीं कहा गया है। अगला है ट्रक चालक कार अथवा बस चालकों की अपेक्षा अधिक कुशल है, ये बात भी नहीं कही गई है। तो यहाँ पर आंसर होगा डी, क्योंकि यहाँ पर ये अपर्याप्त कथन है, यानी पूरा कथन नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। 36वें का आंसर होगा आपका डी वाला। 37वां प्रश्न है अब आपका, यदि राजनीतिक नेतृत्व उभरने में असफल होता है तो विकासशील देशों में सेना द्वारा सत्ता हथियाने की संभावना होती है। उग्र छात्र समूह अथवा श्रमिक लोग क्रांति उत्पन्न करने का प्रयास कर सकते हैं, किंतु वे सेना से प्रतिद्वंदिता कभी नहीं कर सकते। सेना का हस्तक्षेप, शासन और राजनीति से हट जाना समाज के राजनीतिक विकास के स्तर से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। राजनीतिक विकास के संदर्भ में उपर्युक्त गद्यांश में यह मान्यता है कि राजनीतिक नेतृत्व प्रभावकारी उपकरण नहीं है। सेना राजनीतिक शून्य को भरती है। विकास हेतु सेना का हस्तक्षेप अवश्यंभावी है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ ये गद्यांश है, इससे ये स्पष्ट है कि राजनीतिक नेतृत्व के असफल होने पर सेना ही जो राजनीतिक शून्य है, यानी राजनीतिक जो कह सकते हैं बिल्कुल जगह खाली हो गई है, उसको ये भरने में कामयाब होती है। यानी कभी भी आप देखते होंगे जब मान लीजिए कोई भी सरकार नहीं होती है, सरकार एकदम अचानक से गिर जाती है, या फिर कह सकते हैं सरकार
तय नहीं कर पाती है किसको सत्ता में आना है या नहीं आना है, उस समय क्या है, सेना ही यहाँ पर प्रभावी विकल्प होती है। तो यहाँ पर आपके गद्यांश के अनुसार आंसर होगा आपका बी वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और देखिए, मैं आप लोगों से बड़ा निराश हो रहा हूँ, हताश भी हो रहा हूँ। आपको लगातार कंटिन्यूसली वीडियो मिलते हैं, फिर भी आप देखना पसंद नहीं करते हैं। पहले दूसरे दिन तो आपको बड़ा जोश रहता है आपके अंदर कि वीडियो देखेंगे, लेकिन उसके बाद आपका जोश वो है खत्म हो जाता है। तो अगर आप वास्तव में अगर यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आप रेगुलरली वीडियो देखिए। आपको जब मिल रहे हैं वीडियो फिर भी आप देखना नहीं चाह रहे हैं, आप हर काम को बाद के लिए डाल देते हैं, बाद में देख लेंगे। तो बाद में देखने से आपको यहाँ पर नुकसान हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है। बाद में अगर कोई चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, कुछ चीज़ों के डाउट आपके माइंड में होंगे, तो मैं उनका जवाब नहीं दे पाऊंगा। ये मैं बार बार रिपीट भी करता हूँ। तो इसलिए यहाँ पर बेहतर ही है कि डेली के डेली जब वीडियो अपलोड होता है, पब्लिश होता है, उसी समय आप वीडियो को देख लिया कीजिए, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट करके आप मुझे बता सकें। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।